हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की अप्लाइड मैथमेटिक्स की एमएल अग्रवाल बुक से चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 का नाम है सेट्स एंड रिलेशंस। सेट्स एंड रिलेशंस दो अलग अलग टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जो रिलेशन टॉपिक है वो कम्प्लीटली सेट्स के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोगों को पहले सेट्स पढ़ना है, सेट्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या है? देखिए मैंने लिखा व्हाट इज अ सेट। सबसे पहले आप पढ़ रहे हो तो सेट होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको, है ना। सेट क्या होता है? तो इसका एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। इसको डिफाइन कई तरीके से कर सकते हैं, बट जो सिंपल डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो यही है इसका कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। तो ये इसका डेफिनेशन होता है स्टूडेंट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि भाई एक कलेक्शन मतलब क्या है? कलेक्शन मतलब ग्रुप, कि भाई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट बोलते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट बोलते हैं कब? जब वो वेल डिफाइंड हो। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं बनेगा। भाई आ रहा है समझ में? कंफ्यूजिंग लग रहा है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहाँ पे कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड हो और जिनका हम कलेक्शन बना पाए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको समझाऊंगा आप लोगों को स्टूडेंट्स की, बस सिंपल सा दिमाग में आप ये रखिए कि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ग्रुप कर सकते हैं। भाई ग्रुप तभी कर पाएंगे जब वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि भाई जिसको सुनते ही, जिसकी डेफिनेशन को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा भाई ये चीज इसमें आएगी। समझ में आ रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका हम ग्रुप बना पाएंगे उन्हें हम सेट्स बोलते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप नहीं बना पाएंगे तो वो सेट नहीं होगा। तो मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि हम ग्रुप तभी बना पाएंगे जब वो वेल डिफाइंड होगा। तो यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, इसकी एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए कि क्या वेल डिफाइंड है, क्या वेल डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो भाई देखिए ये सुनते ही आप लोगों के सभी के माइंड में क्लिक कर गई होगी बात क्या कि भाई वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो सबके दिमाग में आ गया। क्या क्या आया बताइए भाई? AEIOU। तो इस डेफिनेशन को सुनते ही जो माइंड में एकदम से आ जाए कि भाई हाँ ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अरे मैं समझ, इसे वेल डिफाइंड बोला जाता है। दिस इज वेल डिफाइंड। आई समझ में बात? AEIOU। तो ये चीज हमारी वेल डिफाइंड होती है, राइट। अब देखिए अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो बताइए क्या है माइंड में? क्या क्लिक किया भाई? सबसे पहले अपना नाम क्लिक किया ना आप लोगों का? हाँ नहीं किया कि भाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम आया होगा ना कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ। नहीं आया तो क्या हुआ? मतलब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि भाई इंटेलिजेंट में आऊंगा नहीं आऊंगा? भाई बहुत सारे बच्चों को हो रहा होगा और कुछ बच्चों को नहीं भी हो रहा होगा, है ना। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कहने का कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ बताया कि भाई वेल डिफाइंड ये वो चीज होती है जिसको पढ़ते ही हमें पता लग जाए कि भाई यही है। किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं, कोई इसमें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता इस चीज को। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला भाई मेरा नाम लिख दो इस सेट में, लेकिन भाई दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं तेरा नाम नहीं आएगा, है ना। बोल सकते हैं ना ऐसे बहुत सारे बच्चे। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, इसको हम बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड। ये नॉट वेल डिफाइंड है। समझ में आ रही है बात की नहीं? अभी भी नहीं आ रही? इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास वेल डिफाइंड नहीं हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि भाई किस बच्चे का नाम लिखे ना लिखे। सारे बच्चे चाहेंगे हमारा भी नाम आए इस सेट में, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इट इज नॉट अ सेट। ये एक सेट नहीं होगा, इट इज नॉट अ सेट। ये वेल डिफाइंड था तो इट इज अ सेट। अब देखिए इसको वेल डिफाइंड कैसे कर सकते हैं? ये वेल डिफाइंड कैसे होगा भाई? अगर हम लिख दें इंटेलिजेंट स्टूडेंट who scored above 90% in your class। अब बताइए भाई कौन कौन आएंगे? अब क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही शांत हो गए होंगे, है ना जी, नहीं हमारा नाम नहीं आएगा। और जिन बच्चों का नाम आएगा वो कॉन्फिडेंटली बोलेंगे भाई हमारा नाम डालो इसमें, है कि नहीं। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव 90% इन योर क्लास, ये वेल डिफाइंड हो गया जी। क्या हो गया? वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड होते ही ये सेट की कैटेगरी में आ गया, इट इज अ सेट। समझ रहे हैं बात? तो स्टूडेंट यही है सेट। सिंपल सी लैंग्वेज में भाई ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम ग्रुप कर पाएंगे वो सेट होगा। और ग्रुप कब कर पाएंगे? जब वो वेल डिफाइंड होगा। अगर वेल डिफाइंड ना हो तो उसका ग्रुप ही नहीं बन पाएगा और फिर वो सेट नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए ये होगी बात व्हाट इज अ सेट की। नाउ आपको पता लग गया सेट क्या होता है, तो अब इसके बाद आपको सीखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है, कि सेट को लिखने का क्या तरीका होता है। तो सेट को लिखने का तरीका हमारे पास जो दिया गया है आपके कोर्स में, दो मेथड दिए गए हैं, एक रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड बोल सकते हैं, या टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट्स को समझेंगे पहले। रोस्टर फॉर्म में जैसे देखिए, जो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अभी मैंने इसको सेट नहीं लिखा था, मैंने बस इसके एलिमेंट्स लिख दिए थे, मतलब इसकी वैल्यूज जो आ रही है वो लिख दिया था। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे प्रॉपर्ली सेट में, रोस्टर फॉर्म में देखिए जो ये एलिमेंट्स है इनको तो हम लिखेंगे ही कॉमा डाल के सेपरेटेड, लेकिन इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लगाएंगे और इसके लिए कोई कैपिटल लेटर से नेम डिनोट कर देंगे। तो ये एक सेट बन गया ए, जो एक हमारे पास वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का सेट बन गया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस रिप्रेजेंटेशन को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जहां पे हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। ये जो वैल्यूज लिखी गई है ये एलिमेंट्स हैं, क्या बोले जाते हैं इनको, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स। तो एलिमेंट्स हम इसको बोलेंगे और ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम लिख दें भाई कि b इज इक्वल टू 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, देखिए सेट ऑफ ऑड नंबर्स है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जब सेट को लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। आई थिंक क्लियर होगा, ज्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। नाउ दूसरा मेथड जो होता है वो है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे, या इसको रूल फॉर्म भी बोल सकते हैं, रूल मेथड। रूल मेथड ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे जो हम सेट लिखेंगे तो उसको एलिमेंट्स को डेफिनेशन फॉर्म में लिखेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में डिफाइन कर देंगे। कैसे, देखिए इसी सेट को अगर मैं लिखूं सेट बिल्डर में, तो मेरे को लिखना पड़ेगा पहले x फिर कॉलन। अब x को मैं डिफाइन करूंगा, x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब समझिएगा इसको कि कैसे ये यही वाला सेट बन रहा है जो हमने ऊपर लिखा था। a हमने बताया सेट है इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x। x का मतलब हमने बताया कि x जो है वो a का एलिमेंट है। x क्या है, a का एलिमेंट, और उस x को हमने डिफाइन कर दिया, x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। भाई इससे क्या पता लग रहा है, x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब x के पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, x के पास a आएगा पहले, e आएगा, i। तो इस तरीके से ये सेट यही वाले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक सेट को लिखने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो देखिए b इज इक्वल टू x कॉलन x इज ऑड नेचुरल नंबर। समझ में आ रही है बात, हो गया जी। x इज ऑड नेचुरल नंबर, तो हमने डिफाइन x एलिमेंट है हमारा और x को डिफाइन कर दिया ऑड नेचुरल नंबर। तो x के पास क्या क्या वैल्यू आई, 1 आया सबसे पहले, 3 आया, 5 आया, 7 और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लेटर्स यूज कर रहे हैं ए बी सी, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड सेट होते हैं, स्टैंडर्ड सेट जिनके लेटर्स ऑलरेडी डिनोटेड होते हैं, n नेचुरल नंबर के लिए होता है भाई। ठीक है, तो हम n कहीं और नहीं लगाएंगे, किसी सेट में n नाम मत दीजिएगा। ठीक है, हमारे पास होता है n के बाद w, दैट इज होल नंबर। ये बुक में मेंशन्ड है, आप देख लीजिएगा। i हमारा होता है इंटीजर या z को इंटीजर लिखा जाता है। देन q होता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर q प्लस लिखेंगे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और r जो होता है वो रियल नंबर के लिए होता है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और t एक दिया गया है हमारे को इर्रेशनल नंबर्स के लिए। तो ये स्टैंडर्ड सेट है, मतलब ये लेटर आप किसी और सेट में यूज मत कीजिए। जहां z लिखा हुआ है वो हमें समझना पड़ेगा अपने आप इंटीजर है, अगर q दिया हुआ है कोई सेट में तो वो रैशनल नंबर्स है। ठीक है, ऐसे ही q प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर, r है रियल नंबर्स तो r प्लस होगा पॉजिटिव रियल नंबर्स। अंडरस्टूड है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसके बाद 2-3 टॉपिक और हैं जो कॉन्सेप्ट को समझाने हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे स्टूडेंट्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है। ठीक, स्टूडेंट्स आप लोगों को व्हाट इज अ सेट और सेट का रिप्रेजेंटेशन दोनों आ गया है। अब इसके बाद आपको समझना है कि भाई दो टाइप के हमारे सिंबल यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, एक सिंबल है इस तरीके से और एक सिंबल है इसको पेंसिल करके, इसको कट करके। तो यहाँ से देखिए ये जो है हमारे पास बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये बिलोंग्स टू, ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। अब ये कैसे यूज होते हैं उसको समझेंगे। अगर सपोज कीजिए कोई ए सेट मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई 2 डैश ए और यहाँ पे दे रहा हूँ 6 डैश ए। तो भाई 2 जो है वो एक एलिमेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 इसके पास आ रहा है ना, तो 2 बिलोंग्स टू ए हो रहा है। यहाँ पे 6 है क्या, 6 नहीं है, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, एक और चीज यहाँ समझा देता हूँ मैं, अगर 2 के साथ ऐसे ब्रैकेट लिखा हुआ है और हमारे को ये बोला जा रहा है कि भाई बिलोंग्स टू ए, समझिए इस चीज को, तो ये हम बोलेंगे फॉल्स है, ये गलत है। कैसे,
बिकॉज टू के बाहर अगर करली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सेट बन गया, वो एलिमेंट नहीं रहा। एलिमेंट में क्या होता है कि उसमें हमें करली ब्रैकेट नहीं लगाने, यहाँ करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये एक सबसेट बन गया। ये अगली एक्सरसाइज में आपको सिखाऊंगा मैं। अभी सिर्फ ये समझिए कि अगर ऐसे दिया गया है तो इसको हमें क्या करना होगा, डज नॉट बिलोंग टू ए करना होगा। अगर ये करली ब्रैकेट में है ये ट्रू होगा, हमारा ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस में है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया होगा बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। देन उसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ सेट्स का। टाइप्स ऑफ सेट्स बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं भाई। सबसे पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई सेट एलिमेंट आता ही नहीं है। जैसे हमने बोला था ना, इट इज नॉट अ सेट की कैटेगरी, जिसको हम ग्रुप ही नहीं बना पाएंगे। जिसमें ग्रुप ही नहीं बना पाएंगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे क्या, एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ भाई, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ स्टार्टिंग विद लेटर के, स्टार्टिंग विद लेटर के। तो देखिए के से स्टार्ट होने वाला कोई मंथ है क्या हमारे पास, नहीं है। तो ये हमारा एम्प्टी सेट है। इसको लिखने का जो तरीका भाई, कोई भी कैपिटल लेटर दे दीजिए और ऐसे करके एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए, या तो हम इसमें ऐसे करके ये सिंबल बनाएंगे। इस सिंबल को बोलते हैं फाई, PHI फाई। ठीक है जी, समझ आ रहा है। अगर आप फाई बनाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना, अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं तो बस इसको खाली छोड़ देना है। दो तरीके से हम एम्प्टी सेट को शो करते हैं। इसका दूसरा नाम नल सेट भी होता है, नल सेट, वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद एम्प्टी सेट के बाद आता है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें एक ही एलिमेंट आएगा। अ सेट दैट कंटेन्स ओनली सिंगल लेटर, सिंगल एलिमेंट वी कैन से। ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। क्या एग्जाम्पल होगा, मल्टीपल ऑफ 10 लेस देन 20। बताइए भाई, मल्टीपल ऑफ 10 लिखना है जो लेस देन 20 हो। तो क्लियरली हमें पता लग रहा है भाई, कोई भी सेट हम बनाएंगे तो उसके अंदर केवल 10 ही आएगा। 10 ही मल्टीपल ऑफ 10 है और तो कोई वैल्यू आएगी नहीं। ऐसे बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं, बस सिंपल से मैंने एग्जांपल लिया जहां पे एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज सिंगलटन सेट। ठीक है जी। देन थर्ड हमारे पास है फाइनाइट सेट। भाई फाइनाइट सेट के एग्जांपल से समझा देता हूँ, जहां पे एलिमेंट्स लिमिटेड होंगे। 1 3 5 7 9, बस खत्म हो गया जी। दूसरा कोई बी सेट ले लेता हूँ मैं, 5 15 25 डॉट 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 105 ऐसे डाल दिया जी। देखिए डॉट डॉट डाला है लेकिन लास्ट में 105 लिख दिया, तो ये फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। लास्ट में एलिमेंट दिया है तो बीच में जितने भी है वो काउंट करके हम लिख सकते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनके, ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, जिनके एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं, राइट, वो फाइनाइट सेट होता है। देन होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में भाई जहाँ पे एलिमेंट्स अनलिमिटेड होंगे, इसका तो बहुत सिंपल सी पहचान है जी, डॉट डॉट लगा रहेगा इसके पास, है ना, समझ रहे हैं। 5 15 25 डॉट 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 डॉट, लास्ट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो भाई रोस्टर फॉर्म में तो देख के पता लग जाएगा इजीली। अगर सेट बिल्डर में दिया हुआ है आपको तो उसको समझना है भाई। सेट बिल्डर में भी जैसे देखिए, मैं एक एलिमेंट लिख देता हूँ, एक सेट लिख देता हूँ आपके लिए कि ए सेट है कोई x इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अब मेरे को बताइए कि ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है, बताइए। यस, बहुत सारे बच्चों को पता लग गया होगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट। कैसे भाई? भाई क्योंकि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स तो चलते जाएंगे ना, इनफाइनाइट तक खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन अगर इसी को मैं कहता था x इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेस देन 100, अगर ऐसे कंडीशन लगा देते तो इसी में सेट बिल्डर में ही देखिए लेस देन 100 बोल दिया तो फिर वो फाइनाइट बन गया। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, टाइप ऑफ सेट्स हो गया। देन एक लास्ट टॉपिक और है इसमें, दैट इज कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होता है ऑफ सेट, इसको समझेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं किसी सेट में। लाइक अगर मैंने यहाँ पे एक क्या लिखा था, सेट दिया हुआ था, तो इसकी कार्डिनैलिटी को शो करने के लिए NA लिखा जाता है, इक्वल टू कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, काउंट कर लीजिए जी। समझ आ रही है बात? NA का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट is known as its cardinal number और cardinality। समझे, कार्डिनल नंबर मतलब कितने उसके पास एलिमेंट्स हैं। बस ये A के पास 5 एलिमेंट थे तो NA का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ A, दैट इज 5। ठीक है जी, क्लियर स्टूडेंट्स?
तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।